पावर, पावर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द बॉडी कैन डू वर्क। पावर वो चीज़ है जो बताती है कि हमने काम कितना जल्दी किया है, काम कितना स्लो किया है, किस रेट में काम खत्म हो रहा है, मतलब कितने टाइम में आप काम कर पा रहे हो। अगर कोई काम जल्दी कर लेता है तो उसने पावर ज़्यादा यूज़ की होगी, अगर कोई काम स्लो कर रहा है तो उसने पावर कम यूज़ की होगी। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि वर्क डन कितना हो रहा है हर गिवन टाइम में, वही हमारी क्या है, पावर है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा W/T। W यहाँ पे हमारा क्या है, वर्क, और यहाँ पे T क्या है, टाइम। तो वर्क कितना टाइम में हो रहा है वही हमारा क्या है, पावर है। ठीक है जी। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई स्केलर डायमेंशन जो है, मतलब कि आप वही बता सकते हो, मतलब वैल्यू बता सकते हो, डायरेक्शन नहीं बता सकते। क्योंकि देखो यहाँ पे वर्क और टाइम दोनों ही स्केलर है, तो ये ऑटोमेटिक स्केलर हो गया है, बट स्टिल इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और साथ साथ में ये वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो नहीं करता है। और इसका डायमेंशन होगा m1L2T-3। अब ये m1L2T-3 कहाँ से आया है, अगर हम देखें तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क का कितना होता है, m1L2T-2 अपॉन L1। तो ये ऊपर जाएगा तो L3 हो जाएगा, तो हमें डायमेंशन क्या मिला है, m1L2T-3। ठीक है, ये बात होगी पावर की। ठीक, अब डेली लाइफ में है ना, इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है वो देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट होती है वॉट, और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला है, एसआई सिस्टम में बोले तो जूल पर सेकेंड होगी, बट जूल पर सेकेंड को एक कंबाइंड वर्ड से यूज करते हैं, वॉट। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक। अब प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, पावर की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, पावर की प्रैक्टिकल यूनिट होती है किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर। किलोवाट मतलब कि 1 किलोवाट, मेगावाट मतलब 10⁶ वाट, और हॉर्स पावर एक यूनिट है जो कार के इंजन और जितने भी इंजन होते हैं उसमें डिस्क्राइब करने के लिए प्रैक्टिकली यूज़ की जाती है। ठीक है जी, ये हॉर्स पावर है। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के कुछ रिलेशनशिप है, उनको देख लो आप। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। एक वॉट जो होता है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर है, मतलब आपने 1 सेकेंड में अगर 1 जूल वेस्ट किया है, काम किया है, तो आपने 1 वॉट पावर यूज़ की है। 10⁷ अर्ग पर सेकेंड हो सकता है वो। देखो अब यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर, 746 वॉट के। 1 मेगावाट किसके बराबर, 10⁶ वाट के। और 1 किलोवाट किसके बराबर, 10⁵ वाट के बराबर है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, 1 किलोवाट जो है एक्चुअल में ये पावर है। ठीक है, ये क्या है अपने पास में, पावर है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 1 किलोवाट आवर, अब ये पावर है कि क्या है, ये एक्चुअल में एनर्जी है, एनर्जी है या फिर ये वर्क डन है, ये पावर नहीं है। देखो इसके रिलेटेड एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट, पावर इज इक्वल टू वर्क इनटू टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो एनी यूनिट ऑफ द पावर मल्टीप्लाई बाय द यूनिट टाइम। टाइम को अगर डिनोमिनेटर से P इज इक्वल टू W/T है, तो W क्या होगा, पावर इंटू टाइम। तो वर्क को अगर किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पावर को है ना यहाँ पे, तो ये गिव्स द यूनिट ऑफ वर्क, वो हमें क्या मिलता है, काम मिलता है, एनर्जी मिलती है, नॉट द पावर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। किलोवाट तो एक्चुअल में है ना पावर है, लेकिन किलोवाट आवर जो है वो अपनी क्या है, वर्क है। तो 1 किलोवाट आवर और द वॉट डे आर द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, नॉट द पावर। इस बात को ध्यान में रखना। तो 1 किलोवाट की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। ठीक है, 1 किलोवाट कितना हुआ, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट को तो अपन लिख सकते हैं ना कि 10⁵ जूल पर सेकेंड। 1 किलो जूल पर सेकेंड हो गया हमारा किलोवाट। अगर मैं इसको 1 घंटे से मल्टीप्लाई करूँ 3600 सेकेंड, तो हमारे फाइनल में आंसर मिलेगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट की वैल्यू ये होती है। ठीक है, क्लियर, ओके। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर का देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रख सकता हूँ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt है। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म ds/dt वेलोसिटी होगी। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, F इंटू वी, वेलोसिटी और फोर्स। उस समय क्या वेलोसिटी और फोर्स कितना लग रहा है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। तो ये ऊपर जो था W/T वो एवरेज पावर का फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या यूज करोगे, F इंटू वी यूज करोगे। क्लियर है, इन दोनों ही फॉर्मूला को बच्चे बहुत ही गलत जगह पे यूज कर लेते हैं। कभी F भी रख देते हैं, कभी WT रख देते, W/T रख देते हैं।
बट एवरेज पूछिए तो W/T और इंस्टेंटेनियस रखा है तो F/V, ठीक है। एंड द स्लोप ऑफ द वर्क टाइम कैन कर्व्स गिव्स द इंस्टेंटेनियस पावर। देखो वर्क और टाइम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे वर्क क्या हो रहा है, होता जा रहा है। तो अगर मैं इस पर एक स्लोप खींचता हूँ ये इस तरह से कुछ, तो ये स्लोप का एंगल है, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वही हमें क्या मिलती है, पावर। तो dW/dt किसके बराबर, P, विच इज इक्वल टू स्लोप। क्लियर है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर दोनों ही तरफ हम इंटीग्रेशन कर ले तो dW किसके बराबर हो जाएगा, P/dt के, इंटीग्रेशन का साइन लगा तो ये W हो गया और ये P/dt हो गया इंटीग्रेशन में। लिमिट्स बाद में अगर मिल जाती है तो वो हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो स्लोप की बात होगी, आई होप यहाँ तक आया होगा समझ में, ठीक है। अगर वेरिंग मास दे रखा है, मास क्या है यहाँ पे, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो फॉर द सिस्टम ऑफ वेरिंग मासेस, अलग अलग वेरी मास करते हुए सिस्टम के लिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma। मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ dV/dt, मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मास एक बार इंटीग्रेट नहीं होगा कांस्टेंट, और dV/dt प्लस v इंटीग्रेट नहीं होगा dm/dt। प्रोडक्ट रूल पता है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, तो वहाँ से हम इसका क्या कर रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। वेरिंग मास के लिए फोर्स है, और v अगर कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी टर्म को ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं ताकि ये चीज़ कांस्टेंट हो जाए। तो हमें फोर्स किसके बराबर मिला, VdM/dt के। क्लियर है यहाँ तक, VdM/dt। बट वी नो दैट कि फोर्स किसके बराबर होता है, Fv, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस F को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, V से ही मल्टीप्लाई करना है ना, F/V। तो V और V स्क्वायर हो गया dM/dt। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, पावर मिल तो गई है, लेकिन ये किसके फॉर्मेट में मिली है, वेरिएबल मास के केस में मिला है, ठीक है। पावर उस केस में आप ये यूज़ करोगे, ऊपर जो पावर यूज़ कर रहे थे वो कांस्टेंट मास पे था, और रोटेटिंग मोशन में ये फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे फोर्स है, ठीक है, वहाँ पे अपने को क्या पुट करना है, टॉर्क, और जहाँ पे है ना वेलोसिटी है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, थीटा। तो हमें पावर क्या मिल जाएगी, T/τ, ठीक है। इसको वैसे रोटेशन में हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए आप इसको बस ध्यान में रखो। तो देखो कितने फॉर्मूले आए हैं आपके पास, एक तो ये पावर का फॉर्मूला है वेरिएबल के लिए, एक पावर का फॉर्मूला आया है स्लोप के केस में, एक इंस्टेंटेनियस आया है, और एक हमारे पास में पावर जो है कांस्टेंट मास के लिए, वर्क अपॉन टाइम के लिए, ठीक है। तो ये पावर के फॉर्मूले सारे याद करने हैं आपको। अब आता है इक्विलिब्रियम। मैंने बोला था ना इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग नहीं रहा है, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर इज अ जीरो, देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तब वो बॉडी क्या कहेगी, इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि ये टैबलेट को देख लो, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये अभी किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना। तो बस, तो वो चीज़ें जब उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो वो चीज़ें ना तो मूव करती है, ना उन पर डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो चीज़ इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्लियर। du इक्विलिब्रियम के लिए du/dx, एनर्जी में जो चेंज होता है पोजीशन के रेस्पेक्ट में, वो हमेशा कितना होता है, जीरो। पोजीशन के रेस्पेक्ट में एनर्जी का जो चेंज होता है वो जीरो। क्यों, बॉडी को अगर तुमने छोड़ दिया, वो वापस इक्विलिब्रियम में आके बैठ गई, एनर्जी वापस जीरो हो गई। बात समझ में आ रही है। बट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल कैन बी 3 टाइप्स, 3 तरह से होगा। पहला है इक्विलिब्रियम अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पहला अपने पास में, ओ लाइट चली गई, कोई इश्यू नहीं है। तो पहला इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो व्हेन अ पार्टिकल इज displaced, my mistake, when a particle is displaced slightly from its present position, then a force acting on it brings it back to the initial position. It is said to be stable equilibrium. जब भी किसी चीज़ को आपने डिस्प्लेस किया है लेकिन वो वापस आके ओरिजिनल पोजीशन में बैठ गई, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। कैसे, देखो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास में एक मार्बल रख रखा है बॉटम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल में। अब सोचो तुम इसको कहीं पे भी रख दो तो ये वापस ले दे के कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। तुम इसको
पूरे बॉल में यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो, वो कहाँ पे आएगा, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉल है हर बार स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, तुम इसको भले कितना भी डिस्प्लेस कर लो, ठीक है। तो और इक्विलिब्रियम का कंडीशन है तो मैंने क्या बताया था, डी यू अपॉन डी एक्स का जो मतलब चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल पोजिशन है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो है तो फोर्स भी हमारा क्या है, ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है जी। अब तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो ये फॉर्मूला भी निकाल के बता देते हैं आप लोगों को। एफ डॉट डी एस किसके बराबर होता है, डी डब्ल्यू के। एफ किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी एस के। अगर मैं वर्क डन को एनर्जी इक्विवेलेंट कंसिडर करूं तो एफ किसके बराबर आएगा, डी यू अपॉन डी एस के, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है एनर्जी के फॉर्मेट में। तो एफ को हम हमेशा मोस्टली ये लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स, डन। तो ये हमारा फोर्स है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया होगा, वो होता है जब अपन इसको डिस्प्लेस करते हैं लेकिन ये वापस ले दे के कहाँ पे आ जाता है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम रहेगी, क्यों, क्योंकि ये हर बार कितना भी हाइट पे ले जाओ वहाँ पे पोटेंशियल स्टोर नहीं होगी, क्योंकि बार बार कहाँ आ रहा है, बॉटम में। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी यहाँ पे। और एक और चीज़, डबल डिफ्रेंशिएट अगर तुम करते हो, सॉरी एक सेकेंड, डबल डिफ्रेंशिएशन अगर तुम करते हो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो हमेशा क्या आएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन इसका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्लियर है यहाँ तक। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जब पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा भी तो प्रेजेंट पोजीशन से, देन अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ट्राइज टू डिस्प्लेस इट पार्टिकल फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर तुमने उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस किया है तो वो चीज़ वापस उस जगह पे नहीं आ पाएगी कभी भी, ठीक है। तो उसी तरह की कंडीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये रहा तुम्हारे लिए एग्जांपल, बॉल को उल्टा कर दिया और उसके ऊपर है ना, बाउल को उल्टा कर दिया उसके ऊपर बॉल रख दी, तो अब थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं कि बॉल नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में किस तरह का एग्जाम्पल है, अनस्टेबल है। यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आएगा और यहाँ पे फोर्स स्टिल क्या रहेगा, ज़ीरो। अब एक चीज़, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी भैया, मैक्सिमम। ये वापस आ गई लेटे, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम इस वजह से होगी क्योंकि देखो इसको तुमने यहाँ पे होल्ड करके रखा है, तो ये हाइट पे है ना, तो स्टोर कर रखी है ना सब बहुत सारी, बस वो रिलीज होने के चांस में ही बैठी है, तुमने इसको धक्का दिया नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी गायब, तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी रहेगी। और एक आता है हमारे पास में तीसरे टाइप का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तुम्हारे जैसे ये टैबलेट है अभी, टैबलेट इज ऑल्सो इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। व्हेन अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन देन इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक्टिंग ऑन इट एंड इट कंटिन्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड डिस्प्लेस पोजीशन। तुमने इसको रखा, यहाँ से मूव किया, ये वापस आ गया इक्विलिब्रियम, रखा इक्विलिब्रियम में आ गया। तो एक चीज़ है यहाँ पे कि कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रही है फोर्स, तुमने हाथ हटाया, फोर्स हटाया, तो वो ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में आ गई। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। और डिस्प्लेस पोजीशन से वो वैसा वैसे ही रहेगा। इट इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फोर्स यहाँ पे भी क्या रहेगा, ज़ीरो, लेकिन डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना रहेगा, ज़ीरो। ये हॉरिजॉन्टली अगर मार्बल को प्लेस कर दो तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पे पढ़े हैं आज। और पावर को भी पढ़ा है, पावर के हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स भी पढ़ी है, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मिल जाएंगे। और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अगर आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट देते तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। नोट्स डाउनलोड करने के लिए QR कोड है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिसे इसकी बहुत ही नीड है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।